नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब जेठानी और सास ने मिलकर किया देवरानी का अपमान, तो देवरानी ने क्या किया। पूनम पूरे 1 साल बाद अपने ससुराल आई है, क्योंकि उसका पति गौरव चंडीगढ़ में जॉब करता है, तो उड़ीसा से इतनी दूर आना जाना कम ही हो पाता है। पूनम पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल की लड़की है, 2 बच्चे हैं। ससुराल में आती है तो यही कोशिश रहती है कि अपना काम वह खुद कर सके। उसके बच्चे क्या खाते हैं, उनकी पसंद का खाना वह खुद बनाए, और साथ में सारे परिवार के लिए भी। वह किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती है। उसकी सासू माँ थोड़ी रूढ़िवादी किस्म की हैं। सुबह जल्दी उठो, बिना नहाए रसोई घर में ना जाओ, पल्लू रखो, कुछ भी बनाओ तो ठाकुर जी का भोग लगाओ, नाश्ता खाना जितनी बार बनाओ हाथ धोना ज़रूरी है, और हर बार किचन दोबारा साफ करो। माहवारी में तो किचन में प्रवेश निषेध है। खाना बनाते समय कोई भी चीज़ नहीं छूना है। खाना बना रहे हैं या तो पहले से ही सारी सामग्री निकाल लो, या फिर बार बार हाथ धोते रहो। काम वाली बर्तन धोकर जाती है तो सासू माँ दोबारा से सारे बर्तन पानी से धुलवा के रखती हैं। कभी कभी पूनम को उनकी ये आदत थोड़ी ख़राब लगती है, लेकिन वह फिर सोचती है उसे कौन सा यहाँ रहना है। जितने दिन के लिए आई है, जैसे सासू माँ कहती हैं वैसे करती जाती हूँ। सासू माँ वॉशिंग मशीन में पहले सारे पुरुषों के कपड़े धुलवाती हैं, फिर बच्चों के, बाद में महिलाओं के। उनकी इस आदत से चाहे पूरा दिन ही खराब क्यों ना हो जाए। कभी कभी उसे हंसी भी आती है सासू माँ की इस सोच पर, लेकिन वह चुप रह जाती है। चुपचाप अपने सारे कपड़े और बच्चों के कपड़े हाथ से धोकर डाल देती है। जितनी देर इंतज़ार करो, अपना काम ही कर लो। बच्चों ने आज खाने में मैगी खाने के लिए बोला, वही बनाने की तैयारी कर रही है। तभी उसकी जेठानी आ गई और पूछने लगी, पूनम क्या बना रही हो? कुछ बनाना हो तो मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। तुम्हें सामान ढूंढने में तकलीफ होगी। कुछ नहीं दीदी, बच्ची मैगी के लिए कह रहे थे, वही बनाने जा रही हूँ। सारा सामान मुझे मिल गया है। अरे मुझसे बोल देती, मैं बना लेती। लाओ मैं बना कर देती हूँ, तुम जाओ आराम कर लो। आप आराम करो, वैसे भी आप सुबह से थक गई हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो आप आराम कर ही सकती हैं। मैं बना लूँगी दीदी, मुझे पता है सारा सामान कहाँ रखा होता है। ठीक है तुम बनाओ, मैं तुम्हें सारा सामान निकाल कर देती जाऊँगी, और रसोई घर में खड़े होकर तुमसे बातें भी करती जाऊँगी। नहीं तो कहाँ समय मिलता है। ओके, जैसी मर्जी आपकी। आप खाएंगी? नहीं। ठीक है, कहकर वह मैगी बनाने लगी। पूनम और जेठानी बातें करती जा रही थी और मैगी भी बनाती जा रही हैं। 10 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई। दूसरे दिन जब जेठानी जी किचन में खाना बना रही थी तो पूनम किचन में गई और अपनी जेठानी से पूछने लगी, दीदी बताओ ना क्या करना है, मैं क्या बना लूँ? तुम एक काम करो, सलाद काट दो और रायता बना लो और जाकर टेबल लगा दो। पूनम ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अपनी जेठानी के पास आकर पूछने लगी, दीदी मैं आपके साथ रोटी सिकवा लूँ क्या? आप अकेले काम कर रही हो, थक गई होगी। नहीं पूनम, तुम एक काम करो, सबको खाने के लिए बोल दो। ऐसा 3-4 दिन तक चला। जब भी वो किचन में जाती तो जेठानी उसे या तो सलाद काटने को बोल देती या सब्जी काटने पर लगा देती, टेबल लगाने पर लगा देती। बच्चों को बुला लो, खाना खिला दो, सबको देख लो खाना सही से खा रहे हैं या नहीं। लेकिन जब भी वो किचन में काम करने के लिए बोलती तो मैं सब्जी बना देती हूँ, मैं खीर बना देती हूँ, तो सासू माँ और जेठानी उसे मना कर देते। या फिर वो अपने लिए चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाने के लिए जाती तो कोई ना कोई सर पर सवार हो जाता है। मम्मा आपसे कितने दिन से कह रहे हैं हमारे लिए पाव भाजी बनाओ, कब बनाओगी आप पाव भाजी? 2-1 दिन रुक जाओ, फिर बना दूँगी। जल्दी क्या है, बड़ी मम्मी तो रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। नहीं मम्मा, हमें आपके हाथ का खाना खाना है। ऐसा क्यों बेटा, सब कुछ तो अच्छा बनता है, बड़ी मम्मी के खाने में भी तो इतना स्वाद है। दोनों बच्चे शोर मचाने लगे। हमें आपके हाथ की पाव भाजी खानी है, आप बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती हो। हमारी मम्मा वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाजी बनाती हैं। और अपनी मम्मा से पाव भाजी बनाने के लिए बोलने लगे। पूनम के बच्चों की आवाज़ सुनकर जेठानी के बच्चे भी आ गए। चाची आप आज पाव भाजी बनाने वाली हो? आपने पिछली बार भी हमसे वादा किया था आप हमारा फेवरेट फालूदा बनाओगी, लेकिन आप बिना फालूदा बनाए चले गए थे। इस बार आपको हमारा फेवरेट फालूदा बनाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, अभी तो यही हूँ, मैं सब कुछ बना दूँगी। नहीं नहीं नहीं, आप हर बार ऐसा करते हो, हमें आज ही आपके हाथ का फालूदा खाना है। सारे बच्चे मिलकर चिल्लाने लगे।
ठीक है, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि क्या व्यवस्था है और क्या सामान मंगाना है। जो सामान नहीं होगा तो तुम्हारे चाचू को बोल दूँगी लाने के लिए, नहीं तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए फालूदा और पाव भाजी का सारा सामान बना दूँगी। नहीं नहीं, हमें आज ही खाना है। सारे बच्चे मिलकर चिल्लाने लगे। ठीक है बाबा, पहले मुझे देखने तो दो घर में क्या क्या सामान है, कहकर पूनम रसोई में चली गई। रसोई घर का दरवाज़ा बंद था। सासू माँ और जेठानी अपने कमरे में सो रही थी। किसी को क्यों जगाया जाए, मैं जाकर देख लेती हूँ क्या क्या सामान है और क्या नहीं। ऐसा सोचकर पूनम किचन में आ गई। अभी वह फ्रिज खोलकर कुछ देख ही रही थी कि जेठानी की आवाज़ आई। क्या ढूंढ रही हो पूनम? जेठानी जी सामने खड़ी थी। अरे आप तो सो रही थी। हाँ मैं सो रही थी, लेकिन तुम रसोई में क्या ढूंढ रही हो? वह दीदी, आज शाम को बच्चे फालूदा और पाव भाजी बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो सोचा देख लूँ घर में क्या क्या सामान है और क्या बाहर से मंगाना है। अरे पूनम, शाम को बनाना है ना, आराम करो, कह के भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और रसोई घर के बाहर ले आई और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यह देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आया। एक मिनट दीदी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं बाहर वाली हूँ। माना आप यहाँ रहती हैं, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। पूनम की तेज आवाज़ सुनकर सास ससुर और गौरव अपने कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ पूनम, क्यों बड़ी बहू से इतनी तेज आवाज़ में बात कर रही हो? सासू माँ ने गुस्से में पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। क्या बात है पूनम, तुम तो कभी बड़ी भाभी से ऐसे नहीं बात करती हो, गौरव ने पूनम से पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, पूनम ने गौरव से कहा। गौरव ने पूनम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। पूनम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी बात गौरव को बता दी और उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, शांत हो जाओ, गौरव ने उसे पानी देते हुए कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर जेठानी जी कमरे के अंदर आई। भैया, मैं पूनम से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जी, कहकर गौरव बाहर निकल गए। जानती हूँ मैं तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैं क्या करूँ? मम्मी जी ने मुझे ऐसे करने को कहा है। उन्होंने मुझसे कहा तुम बाहर रहती हो, न जाने क्या खाती हो क्या पीती हो, इसलिए तुम्हारे रसोई घर में आने पर हर चीज़ का ध्यान रखूँ। और तुम बार बार फ्रिज वगैरह खाना बनाते हुए छू लेती हो, उन्हें पसंद नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पूरा रसोई घर साफ करना पड़ता है, गंगा जल डालकर धोना पड़ता है। बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें मंदिर में न जाने, ठाकुर जी का भोग तुम्हें ना बनाने दूं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुमसे इस तरह का व्यवहार करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, कहकर वह रो पड़ी। सॉरी दीदी, आप मुझे पहले बता देती तो शायद इस सब की नौबत ही नहीं आती। मुझसे नाराज़ तो नहीं ना हो पूनम? नहीं, पूनम ने मुस्कुरा कर कहा। जेठानी जी वहाँ से चली गईं, लेकिन पूनम का दिमाग गुस्से से उबलने लगा। वह धीरे धीरे कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद जब गौरव कमरे में आया और उसने पूछा, अब तुम्हारा मूड कैसा है? पूनम ने कहा, ठीक है। गौरव जी, हम घर कब जा सकते हैं? तैयारी कर लो, कल सुबह की ट्रेन में टिकट मिल गए हैं। इतनी जल्दी? हाँ, गौरव ने आँख चुराते हुए कहा। गौरव, क्या हुआ है? इतनी सी बात पर आपने तुरंत टिकट करा लिया। क्या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने मम्मी को बड़बड़ाते हुए सुन लिया। बाहर रहती है, न जाने क्या करती होगी, कुछ भी परिवार और धर्म से करने को बोलो तो आज की बहुओं को बुरा लग जाता है। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि तुम चंडीगढ़ में भी सब कुछ मम्मी के हिसाब से ही करती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि बिना नहाए खा पी लिया करो, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो। मम्मी को भी मैंने कई बार बताया, चंडीगढ़ में ठंडी बहुत पड़ती है, फिर भी पूनम नहा धोकर ठाकुर जी का भोग लगाकर सब कुछ साफ सफाई से करने के बाद ही खाना खाती है। फिर भी वह ऐसा कैसे बोल सकती है? मुझे आज अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ हमारी शादी प्रेम विवाह है, लेकिन शादी के इतने साल बाद अगर वह अपने बेटे का विश्वास नहीं करती हैं तो वह बहू पे कैसे विश्वास कर सकती हैं? बच्चे कमरे में आए और पूछने लगे, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो? सामान क्यों पैक कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सारा सामान फैल गया था और हमें कभी भी वापस जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं सारा सामान एक जगह पर रख रही हूँ। तभी जेठानी जी कमरे में आई और बोली, चलो खाना खा लो चलकर। दीदी, मुझे भूख नहीं है। तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। और ये सामान क्यों फैला कर रखा है? कुछ नहीं भाभी, इसकी आदत है, जब यह नाराज़ होती है तो अपना सारा सामान अच्छे से लगाने लगती है।
कहकर गौरव ने बात खत्म कर दिए। भैया चलकर खाना खा लीजिए, आप सबको खाना खिलाइए, मैं आता हूँ। भाभी एक काम करिए, एक प्लेट में खाना लगाकर मुझे दे दीजिए, मैं यहीं पर खा लूँगा और पूनम को भी खिला दूँगा। ठीक है भैया, कहकर वो वहाँ से चली गई। पूनम के गुस्से को गौरव अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि वो बाहर जाकर खाना नहीं खाएगी क्योंकि उसके अहम को चोट लगी है, इसलिए वो बाहर जाकर थाली लेकर आया और पूनम को खाना खिलाने लगा। पूनम ने जल्दी से खाना खाया और अपना काम निपटाने लगी। गौरव बाहर जाकर खाना खाने चले गए। पूनम सोने की तैयारी करने लगी तो गौरव उसके पास आया और बोला, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या? मेरा प्रमोशन हो गया है और शायद कंपनी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ तो मैं यहाँ रहूँ? मैं साफ साफ बोल देती हूँ, या तो मुझे तुम ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर चलो या फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूँगी। गौरव ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पूरी बात तो सुन लिया करो। इस बार कंपनी पूरे 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, साथ में पूरी फैमिली को भी। मैंने पहले ही शर्त लगा कर रखी थी, इस बार मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जाएगी। ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हों तो 2-3 महीने की अलग बात है, लेकिन 4 साल बहुत होते हैं। पूनम का बिगड़ा मूड अब ठीक हो गया था। मुस्कुरा कर वह गौरव के गले लग गई। सारी रात जाग कर दोनों ने अपनी पैकिंग पूरी की। सुबह सुबह वह रसोई घर में नहीं गई, नहा धोकर बाहर से ही भगवान को माथा टेक कर वापस अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने आवाज़ देकर कहा, पूनम आओ और सबको चाय नाश्ता करवाओ आकर। तभी गौरव ने अंदर से आवाज़ देकर कहा, पूनम यहाँ पर मेरा कुछ सामान ढूंढ रही है। जेठानी बोली, कोई बात नहीं है, मैं सबको चाय नाश्ता दे देती हूँ। और वो चाय नाश्ता देने के लिए रसोई घर में चली गई। आधे घंटे बाद गौरव, बच्चे और पूनम अपने कमरे से बाहर निकले, साथ में उनका पूरा सामान था। अरे गौरव, तुम कहीं जा रहे हो? पापा ने पूछा। हाँ पापा, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, मेरी कंपनी से फ़ोन आया था, मुझे जल्दी वापस आने के लिए बोला है। रात में ही फ़ोन आया था, आप लोग सो रहे थे इसलिए नहीं बता पाया। तत्काल में मैंने ट्रेन का टिकट निकाला है, 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। बेटा कम से कम बताना तो चाहिए था, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ पापा, मुझे माफ़ करना, मुझे निकलना है, मेरी ओला कैब आ गई है। लेकिन बेटा घर में गाड़ी है, फिर कैब क्यों, हम लोग चलते हैं ना तुम्हें छोड़ने। इस तरह से तुम क्यों जा रहे हो? ना तुमने नाश्ता किया और ना ही रास्ते के लिए खाना पैक करवाया। बच्चों के लिए ही कुछ नाश्ता रखवा लेते, सासू माँ ने कहा। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम खाना बाहर खा लेंगे और नाश्ता भी बाहर से खरीद लेंगे। मैं आपके रसोई घर में जाकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहती, ना ही मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आपको गंगा जल से रसोई घर को धुलवाना पड़े। मम्मी जी, मैं आज पूछ रही हूँ, आपको अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? अब जब भी मैं आऊँगी तो आपके रसोई घर में कभी भी पैर नहीं रखूँगी। दूर से सासू माँ को प्रणाम किया और कहा सुना माफ़ करिए, कहकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। बच्चे पापा के साथ पहले ही गाड़ी में बैठ चुके थे। ससुर जी को पूरी बात समझ में आ गई। जब तक वह कुछ कहते तब तक गाड़ी चल पड़ी। देखा आशा जी, आपके नियम कभी कभी बच्चों को कितना दुख देते हैं। आज हमारे बच्चे भूखे चले गए, पूनम के ससुर जी बोले। पूनम के जेठ जी दौड़ते हुए बाहर आए और बोले, पापा बच्चे क्या बोल रहे हैं? गौरव चला गया? मैं बाथरूम में था, मुझे अभी अभी पता चला। हाँ बेटा, ऐसा क्या हो गया पापा जो गौरव इस तरह से जाना पड़ा? पापा ने सारी बात सौरभ को बता दी। वैसे तो वह कह रहा था कि कंपनी ने बुलाया है। क्या आप नहीं जानते पापा, वह अपना गुस्सा कभी भी किसी को नहीं दिखाता है। मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं। उसने तो यह भी नहीं बताया कि किस गाड़ी में रिजर्वेशन करवाया है, कहाँ ढूंढेगा, इतना बड़ा स्टेशन है। मैं पता कर लूँगा, मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कहकर दोनों लोग दौड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे यह हमारी टैक्सी किस तरफ जा रही है? इस तरफ तो रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ मुझे पता है, हम लोग फ्लाइट से चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन आपने तो मैंने वहाँ झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि सौरभ भैया मुझे मनाने के लिए स्टेशन पर आएँ और मैं उनके सामने कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? माफ़ करना पूनम, अगर मैं तुम्हें अपने घर में सम्मान नहीं दिला पाया तो मेरा तुमसे प्यार करना और तुम्हारे पापा को वादा करना कि मैं तुम्हारा हर जगह ख्याल रखूँगा, तुम्हारी अस्मिता को कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगा। लेकिन किसी एक की गलती पर नाराज़ होकर सबसे रूठ जाना ठीक है? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन गलत को गलत न बोलकर उसका चुपचाप साथ देना भी गलत है।
माँ जब भी भाभी को ज़्यादा साफ सफाई के लिए जोर देती और बेचारी भाभी आधा आधा दिन खाली पेट काम में लगी रहती। तब मैं विरोध करता और भाई कुछ नहीं बोलता। तब माँ कहती, तेरी बीवी आए तब बोलना। तुम्हें पता है जब भाभी को पीरियड आते तो माँ उनसे ज़मीन पर चादर बिछाकर सोने को बोलती और कहती ऐसे में पति के पास सोने से वो अपवित्र होता है। मुझे जब पता चला तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया। मैंने कहा अगर भाई अपवित्र होता है तो वो हॉल में या मेरे कमरे में सो सकता है, लेकिन भाभी पलंग पर ही सोएंगी। माँ नाराज़ हुई। मैंने भी अनशन ले लिया। घर में कुछ न खाता था, न पीता, न किसी से बात करता। फिर माँ ने हथियार डाल दिए। भाभी ने उस दिन मेरी पसंद का खाना बनाया और धन्यवाद कहा, इसलिए मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं होता। वो वही करती हैं जो माँ उनसे कहती हैं। मैं समझ गई। क्या यही कि कभी कभी मौन रहना भी ज़रूरी होता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात माँ जितनी जल्दी समझ जाए तो अच्छा है। पूनम ने मुस्कुराकर गौरव की तरफ देखा और उसके कंधे पर सर रखकर भगवान का शुक्रिया किया जो उसे इतना सुलझा हुआ जीवन साथी दिया, जिसे अपनी पत्नी के मान सम्मान का इतना ध्यान है। दोस्तों, रीति रिवाज या परंपराएं वहीं तक अच्छे लगते हैं जब तक किसी के पैरों की बेड़ियां ना बन जाए। जब उन परंपराओं और रीति रिवाजों से अपने का अपमान होने लगे तो उनको बदल देना ही उचित होता है। आपको गौरव का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।